हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 2025। इस रिपोर्ट ने क्या कहा है और क्या इसकी की डिटेल्स हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे एंड किस तरह से इंडिया इसको मिटिगेट कर रहा है और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, उसको भी हम रीड करने की कोशिश करेंगे। ना दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इज वेरी क्रूशियल। अगर हम बात करते हैं अपने मेंस की, मेंस में यहाँ से आप स्टैट्स बहुत ही इजीली पिक कर सकते हैं एंड बेसिकली अपने आंसर्स को वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो विल बी स्टार्टिंग कि ये न्यूज में क्यों था। तो आप देख सकते हैं जो यूनेप है, विच इज UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उन्होंने रिलीज की है 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 2025 ड्यूरिंग द 7th सेशन, राइट। सो दिस वाज द 7th रिपोर्ट, ये भी याद रखना है। एंड अगर हम UNEP की बात करते हैं तो ये सेशन नायरोबी में होल्ड किया गया है। एज यू नो, यूनेप का आपको हेडक्वार्टर्स भी नायरोबी में ही देखने को मिलता है, राइट। नाउ इसके हाइलाइट्स क्या हैं? देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। सो प्लीज डू रिमेंबर दीज फैक्ट्स एंड इजीली आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में, राइट। सो राइजिंग ग्रीन हाउस गैस, तो अगर हम GHG एमिशंस की बात करते हैं, so they have increased by 1.5% annually since 1999. So अगर हम 1990 की बात करते हैं तो वहां पर 1.5% आपको एनुअल इंक्रीज देखने को मिला है एंड रिकॉर्ड हाई आपको देखने को मिल रहा है। इट इज 1.55 डिग्री इन 2024। सो रिकॉर्ड हाई रहा है कब? 2024 में, राइट। नेक्स्ट अगर हम की डिटेल्स की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी आपको देखने को मिला है। 1 मिलियन स्पीशीज out of an estimated 8 million are threatened with extinction. So 8 मिलियन से 8 मिलियन में से 1 मिलियन जो है वो बेसिकली थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस भी आपको देखने को मिल रहा है। 20 to 40% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया इज डिग्रेडेड। सो लैंड डिग्रेडेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है जो कि एड कर रहा है किसमें? बायोडाइवर्सिटी लॉस में, राइट, अफेक्टिंग ओवर 3 बिलियन पीपल। नेक्स्ट अगर हम हाइलाइट्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट है दैट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। नाउ ये जो क्लाइमेट रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 123 ट्रिलियन एनुअली कॉस्ट करते हैं एंड एयर पोल्यूशन इंड्यूस्ड हेल्थ डैमेजेस, सो अप्रोक्सीमेटली 8.1 ट्रिलियन आपको ये कंट्रीब्यूट करते हुए दिखते हैं। सो अगेन इकोनॉमिक लॉस भी बहुत बड़ा है। 9 मिलियन डेथ्स occur annually from pollution related causes. Now this is the crucial thing that you can add in the environment questions. So अगर आपसे environment questions पूछे जा रहे हैं, स्पेशली जब हम मेंस की बात करते हैं, देखो ये फैक्ट्स लिखना बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। अगर आप सिंपली ये लिखेंगे कि एयर पोल्यूशन राइज पे है तो आप अपने आंसर को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। जस्टिफिकेशन कैसे दी जाती है? इट इज विद द एग्जांपल्स, इट इज विद द फैक्ट्स, राइट। तो अब ये फैक्ट को आप आराम से कोट कर सकते हैं, जहां पर आप लिख सकते हैं कि 9 मिलियन डेथ्स आपको एयर पोल्यूशन की वजह से देखने को मिल रही हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो रिपोर्ट है, इट आल्सो स्टेट्स दैट स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स इन क्लाइमेट स्टेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड पोल्यूशन रिडक्शन कुड यील्ड अप्रोक्सीमेटली 20 ट्रिलियन एनुअली बाय 2070। सो धीरे धीरे करके अगर हम ये पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने इकोनॉमिक कॉस्ट को घटा के एक तरह से आप कह सकते हैं इकोनॉमिक एनहांसमेंट कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही प्लास्टिक क्राइसिस, now 8,000 million tons of plastic waste pollute the planet, ठीक है। अगेन स्टैटिस्टिक्स है that you can remember. now अगर हम UNEP की बात करते हैं, देखो यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो प्रीलिम्स का बनेगा, ठीक है। सो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मेंस के लिए रेलेवेंट हो जाता है। अगर UNEP पे अगर क्वेश्चन बनता है तो UNEP आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ना। बेसिकली ये क्या है, इसको फाउंड किया गया था 5 जून 1972 एंड बेसिकली ये ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी बन जाती है। इसका काम क्या है? इट डिफाइंस द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजेंडा, एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव करवाने की कोशिश करता है एंड एक लीडिंग वॉइस बन जाता है प्लानिटरी प्रोटेक्शन के लिए। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ पहली आती है एमिशन गैप रिपोर्ट, दूसरा है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। ये आपको की रिपोर्ट्स देखने को मिलती है UNEP की ना। सिग्नेचर इनिशिएटिव्स हैं जैसे बीट पोल्यूशन, सो ये भी आपको न्यूज में देखने को मिलता है। UN 75, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, एंड वाइल्ड फॉर लाइफ। हेड ऑफिस एज आई टोल्ड यू ये नायरोबी, कीनिया में आपको देखने को मिलता है। नाउ व्हाट
कैन बी द वेरियस इम्पैक्ट्स ऑन ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब इम्पैक्ट क्या हो सकता है? सबसे पहला आपको देखने को मिलता है क्रॉसिंग द डेंजरस टिपिंग पॉइंट। नाउ 1.5 डिग्री सेल्सियस की बात हम कहाँ कर चुके हैं? पेरिस क्लाइमेट चेंज में कर चुके हैं, एंड इट इज सेड कि हम 2 डिग्री से इसको लेस रखना चाहते हैं, तो वो टिपिंग पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, राइट? सो आप देख सकते हैं लाइकली टू एक्सीड 1.5% बाय द अर्ली 2030s एंड 2 डिग्रीज बाय 2040। सो ये हम जो टिपिंग पॉइंट है हम इसको ब्रीच कर जाएंगे, एंड इवेंचुअली आपको बहुत ज्यादा रेपरकशंस देखने को मिलेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से, राइट? नेक्स्ट, global economies they would collapse, annual global GDP could fall 4% by 2050। so it is said कि global GDP में आपको देखने को मिलेगा 4% डिप होने देखने को मिलेगा। it is because of what? climate change, ठीक है? and 20% by 2100, leading to mass unemployment, poverty and systemic instability। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ऐसे ही आपको लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड देखने को मिलेगा। देखो अगर लैंड नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपका लाइवलीहुड चला गया, लाइवलीहुड चला गया, यू विल बी ट्रैप्ड इन द साइकिल, इन द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। सो इसीलिए अगर लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, फर्टाइल लैंड्स कम हो रही हैं, तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा लोगों को, एंड इट विल लीड टू लाइवलीहुड लॉसेस, इवेंचुअली इट विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? सो आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्विवेलेंट टू कोलंबिया और इथियोपिया ऑफ फर्टाइल लैंड लॉस्ट ईच ईयर। तो आप कह सकते हो एक साल में आपको पूरा जितना कोलंबिया है, जितना इथियोपिया है, उतना आपको लैंड, फर्टाइल लैंड डिग्रेड होती हुई दिखेगी। सो ऑब्वियसली बात है इट वुड थ्रेटन द एग्रीकल्चर, राइट? एग्रीकल्चर और वाटर अवेलेबिलिटी को ये थ्रेटन करेगा। ऐसे ही न्यूट्रिशनल डिक्लाइन की अगर बात करते हैं तो पर पर्सन फूड अवेलेबिलिटी जो कि ड्रॉप हो जाएगी 3.4% बाय 2050, which would lead to what? hunger, malnutrition, right? malnutrition से वैसे ही हम जूझ रहे हैं, और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको और भी ज्यादा जूझते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ड्रेन। सो ऑलरेडी ट्रिलियंस एनुअली, एंड दीज कॉस्ट विल ग्रो, और भी ज्यादा ये ग्रो करने को आपको दिखेंगी। नाउ what are the transformative actions that are recommended by GEO to prevent environmental collapse? अब उन्होंने बता दिया कि ठीक है भाई, यहाँ पर environmental loss होगा एंड इसके रेपरकशंस आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। नाउ दे हैव आल्सो टोल्ड कि इस रिपोर्ट से हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, किस तरह से इसको इंप्रूव कर सकते हैं, राइट? सबसे पहला क्या है? इकोनॉमी एंड फाइनेंस। अब ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आपको कोई भी ट्रांजिशन करने के लिए, मान लो अगर हम इंडिया की बात करें तो कोल थर्मल पावर प्लांट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इवेंचुअली हम चाहते हैं कि कोल थर्मल पावर प्लांट से जो ये पोल्यूशन हो रहा है उसको हम घटाएं, है ना? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फाइनेंसिंग, फंडिंग। क्योंकि जब तक आपके पास फंड्स नहीं है, क्या आप टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं? दैट इज द बिगेस्ट इशू। सो बेसिकली रिसेंटली जो आपको COP30 भी देखने को मिला है, वहां पर भी किस पे एम्फेसिस किया गया है? दैट इज फंडिंग, फाइनेंसिंग, उस पे फोकस किया गया है। तो वही बात है, आप देख सकते हैं ट्रांजिशन टू कॉम्प्रिहेंसिव वेल्थ मैट्रिक्स एंड प्राइस externalities to reflect the true value of GDP। So basically decarbonization की तरफ हमें मूव करना चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ मूव करना चाहिए, एंड बेसिकली हमें इकोसिस्टम को रिवाइव करने की, रीस्टोर करने की कोशिश करनी चाहिए। सो हमारा जो टारगेट है, जैसे हमारे लिए अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का टारगेट क्या है? 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल देश बनना चाह रहे हैं, राइट? सो टारगेट्स को हम इनहांस कर सकते हैं, एंड बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं अचीविंग नेट जीरो बाय 2050 एंड फंडिंग बायोडाइवर्सिटी नीड्स अप्रोक्सीमेटली USD 8 ट्रिलियन इन एनुअल इन्वेस्टमेंट। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। नेक्स्ट, मटेरियल एंड वेस्ट। अब बेसिकली यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम ट्रांसपेरेंट, ट्रेसेबल, सर्कुलर डिजाइंस। सर्कुलर डिजाइंस का मतलब क्या है? देखो जहां पर भी आपको सर्कुलर एस्पेक्ट देखने को मिलता है, दैट मीन्स आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे छोटी क्लासेस में हमने 3 Rs के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल की बात करते हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है दिस इज अ सर्कुलर इकोनॉमी। अब ऑब्वियसली बात है, जो भी यहाँ पर हम वेस्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पेशली जब हम प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करते हैं, तो ये हम कर्व कैसे कर सकते हैं? बाय सर्कुलर इकोनॉमी, जिससे कि हम आर्स को बढ़ा पाए, राइट? ओके, नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है विच इज एनर्जी। नाउ डीकार्बनाइज द एनर्जी सप्लाई, एनर्जी एफिशिएंसी की जरूरत है, क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन्स को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, राइट? सो ये जो एनर्जी पॉवर्टी आपको देखने को मिल रही है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। ऐसे ही फूड सिस्टम्स की बात करते हैं तो हेल्दी सस्टेनेबल डाइट्स को
प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि आप यहाँ पर डेटा भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 200 मिलियन पीपल कुड बी लिफ्टेड आउट ऑफ अंडर नरिशमेंट, ओवर 100 मिलियन पीपल कुड एस्केप एक्सट्रीम पॉवर्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो आप देख सकते हैं एक्सेलरेट द इकोसिस्टम कंजर्वेशन। सो इकोसिस्टम कंजर्वेशन की कंजर्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अडेप्टेशन करने की जरूरत है, मिटिगेशन करने की जरूरत है, राइट। ऐसे ही कोलैबोरेशन, देखिए जब तक पूरी दुनिया नहीं चाहेगी, पॉजिटिव स्टेप्स नहीं लेगी, तब तक क्या है हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर? कोलैबोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक इंटीग्रेटेड एक्शन होना चाहिए, जिससे कि जो भी हमारे एफर्ट्स हैं वो कोलैबोरेटिव वे में आपको देखने को मिले, क्योंकि एफर्ट्स हर कंट्री ले रहा है लेकिन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स नहीं है, तो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लेने की जरूरत है, राइट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो व्हाट शुड बी इंडिया स्ट्रैटेजी, इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले आप देख सकते हैं दैट इज ग्रीन जीडीपी फ्रेमवर्क। नाउ जैसे हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, नाउ इट इज द नीड ऑफ द आवर दैट वी शुड कैलकुलेट द ग्रीन जीडीपी, राइट। नाउ एज यू नो ग्रीन जीडीपी क्या इनकलकेट करेगा? दैट इज एनवायरमेंटल लॉसेस को इनकलकेट करेगा, राइट। सो आप देख सकते हैं एक फ्रेमवर्क ऐसा बनाया जाए जहां पर हम ग्रीन जीडीपी की तरफ मूव करें। नेक्स्ट, ट्रांजिशन टू सर्कुलर इकोनॉमी। इवेंचुअली हमारे लिए अगर हमें 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है, तो हमें इस तरह से प्रोसेस करना होगा जिससे कि हम क्या बना पाए? सर्कुलर इकोनॉमी में एंटर कर पाए। सो आप देख सकते हैं लॉन्च अ नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी, जो कि कंस्ट्रक्शन, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल सेक्टर, हर जगह हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सब्सिडी रिफॉर्म्स। ना बेसिकली आपको फेज आउट करना पड़ेगा जो भी सब्सिडीज पेट्रोल, डीजल या कोल सब्सिडीज दी जा रही है, इसको बिल्कुल नलिफाई करना होगा एंड यहाँ पर इंसेंटिवाइज करना होगा किनको? दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग को, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को। सो दिस इज द नीड ऑफ द आवर। इन पे सब्सिडीज घटाई जाए और इन पे सब्सिडीज बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों को एक नज प्रोवाइड किया जाए कि वो किसकी तरफ मूव करें? ग्रीनर सब्स्टिट्यूट्स की तरफ मूव करें, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द कंक्लूजन। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स दैट इंडिया कैन टेक, जिससे कि हम यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव कर सके। सो आप देख सकते हैं अगर हम GEO 7 की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटी विद अ डिफाइनिंग चॉइस। सो एम्ब्रेस द सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन। हर सेक्टर में हमें सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे फूड सेक्टर हो, चाहे मटीरियल्स हो, तभी हम अपने एनवायरमेंट को बचा पाएंगे। एंड होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोचेस, इंडिजिनस नॉलेज and USD 8 ट्रिलियन एनुअल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम यहाँ पर प्रोस्पेरिटी की तरफ मूव कर पाए, राइट। सो आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डू प्रैक्टिस इट। देखिए मेंस ऐसी आप देख सकते हैं जब तक आप आंसर लिखेंगे नहीं, ये आर्ट है, ये आपको डेवलप करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। सो बेसिकली जो भी ऐसे टॉपिक्स जो हम मेंस के लिए क्रूशियल हो जाते हैं, तो आप देखेंगे हमारी स्लाइड, हमारे जो वीडियोस हैं, आपको एंड में उसके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो ऐसे ही ये जो पर्टिकुलर आपसे टॉपिक डिस्कस किया गया है, ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है आपके मेंस के लिए, इसीलिए मेंस का क्वेश्चन ही फ्रेम किया गया है। तो क्वेश्चन है, assess the extent and nature of global environmental degradation in the light of the findings of GEO 7 report. So again बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपसे एक्सटेंट और नेचर पूछा गया है, किसका? ग्लोबल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में जब तक आप डेटा, फैक्ट्स इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा, राइट। सो प्लीज डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपकी वैल्यू एडिशन काफी ज्यादा हो जाएगी, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।